नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे हम म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन की उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएं और सच में एक ऐसा बेहतरीन और संतुलित पोर्टफोलियो बनाएं जो बाजार के हर मौसम का डटकर सामना कर सके। देखिए, निवेश की दुनिया में ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सही फंड्स का सटीक चुनाव आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कितना सुरक्षित और शानदार बना सकता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं है, बल्कि यकीन मानिए ये बाजार के उतार चढ़ाव में आपका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही आम गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि अगर रिस्क कम करना है तो दर्जनों अलग अलग फंड्स में पैसा लगा देना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे फंड्स का ढेर लगा लेना आजकल एक आम बात हो गई है और इसके पीछे अक्सर एक ही डर होता है, कहीं कोई अच्छा मौका हाथ से ना निकल जाए। लेकिन जरा सोचिए, क्या फंड्स की ये भारी भरकम भीड़ वाकई में हमारे काम आती है या फिर ये सिर्फ एक भ्रम पैदा करती है? शायद ये जानकर आपको बहुत हैरानी हो कि एक शानदार और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए सिर्फ 3 से 4 बहुत ही सावधानी से चुने गए फंड्स की ही जरूरत होती है। जी हां, सिर्फ 3 से 4। ये बात जितना ज्यादा उतना अच्छा वाले पुराने मिथक को पूरी तरह से तोड़ देती है। सही रणनीति पोर्टफोलियो में ढेर सारे फंड्स भरने में नहीं है, बल्कि अलग अलग एसेट क्लासेस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस खोजने में है। ये 3-4 चुनिंदा फंड्स पूरे बाजार को कवर करने के लिए काफी होते हैं, और वो भी बिना किसी सिरदर्द या फालतू की जटिलता के। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जड़ से समझने के लिए आज हम इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर चलेंगे और इन 5 अहम पहलुओं पर एक एक करके गौर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले पॉइंट पर आते हैं, ज्यादा फंड्स होने का भ्रम। देखिए, जरूरत से ज्यादा फंड्स रखने का सबसे बड़ा नुकसान होता है पोर्टफोलियो ओवरलैप। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके अलग अलग फंड्स असल में घूम फिरकर एक ही कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 5 अलग अलग लार्ज कैप फंड्स हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो सभी उन्हीं टॉप कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। अब इससे रिस्क तो कम नहीं होता, बल्कि वही रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। मानते हैं कि सिर्फ एक फंड में पैसा लगाना बहुत रिस्की है, लेकिन 4 से ज्यादा फंड्स रखना सिर्फ चीजों को फालतू में उलझाता है। एक छोटा और सटीक पोर्टफोलियो ट्रैक करने और मैनेज करने में हमेशा आसान होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू की तरफ, इक्विटी बनाम डेट फंड्स। किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की ये सबसे बुनियादी नींव है। इसे बिल्कुल एक स्पोर्ट्स टीम की तरह समझिए। डेट फंड्स आपके उन भरोसेमंद डिफेंडर्स की तरह हैं जो बाजार में भारी उथल-पुथल होने पर टीम को स्थिरता देते हैं। ये सरकार या बड़ी कंपनियों को लोन देते हैं, जिससे एक फिक्स्ड इनकम आती रहती है और आपका पैसा सेफ रहता है। दूसरी तरफ इक्विटी फंड्स आपकी टीम के आक्रामक स्ट्राइकर्स हैं। इनका मेन गोल है लॉन्ग टर्म में तेज ग्रोथ और वेल्थ क्रिएट करना। ये सीधे कंपनियों में हिस्सेदारी लेते हैं। अब एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको आक्रामक स्ट्राइकर्स और मजबूत डिफेंडर्स दोनों की ही सख्त जरूरत होती है। अब जब स्ट्राइकर्स की बात हो ही रही है, तो हमारा तीसरा टॉपिक समझना बहुत जरूरी हो जाता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। इक्विटी स्ट्राइकर्स के अंदर भी कंपनी का साइज यानी मार्केट कैप रिस्क और रिटर्न को पूरी तरह से तय करता है। टॉप 100 वाली लार्ज कैप कंपनियां वो स्थापित दिग्गज हैं जो कम रिस्क के साथ आपको स्टेबल, भले ही थोड़ी धीमी ग्रोथ देती हैं। वहीं 251वीं रैंक के बाद वाली स्मॉल कैप कंपनियां बाजार के वो उभरते हुए सितारे हैं जो छप्पड़ फाड़कर रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन यहां रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। और इन दोनों के बीच आती हैं मिड कैप कंपनियां जो 101 से 250 रैंक तक होती हैं और एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस बनाती हैं। रिस्क को अच्छे से मैनेज करने के लिए इन तीनों का सही कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हमारे चौथे और बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, मल्टी एसेट अप्रोच। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो एक आसान और ऑल वेदर विकल्प चाहते हैं। जरा इस पे गौर कीजिए। अलग अलग एसेट्स का आपस में जो कोरिलेशन या संबंध होता है ना, वो रिस्क मैनेज करने की सबसे बड़ी चाबी है। ऐतिहासिक डेटा हमें एकदम साफ दिखाता है कि जब शेयर बाजार में गिरावट आती है तो सोना और डेट जैसे एसेट्स अक्सर उल्टा रिएक्ट करते हैं, यानी वो स्थिरता देते हैं। इसे हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, जिसका सीधा फायदा यह है कि एक जगह का नुकसान दूसरी जगह के फायदे से बैलेंस हो जाता है। जब आप इन बिल्कुल अलग अलग एसेट्स को एक साथ जोड़ देते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट का सफर बहुत ही स्मूथ हो जाता है और बाजार गिरने पर घबराहट नहीं होती। और यहीं पर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स एक बेहतरीन सदाबहार विकल्प बन जाते हैं। आपको खुद कुछ नहीं करना पड़ता। ये फंड्स बाजार के माहौल के हिसाब से डोमेस्टिक इक्विटी, ग्लोबल इक्विटी, डेट, सोना और चांदी में अपना एलोकेशन अपने आप एडजस्ट करते हैं। बाजार की उथल पुथल के बीच ये एक मजबूत छतरी की तरह काम करते हैं।
मतलब आपको रोज-रोज बाजार को ट्रैक करने की टेंशन नहीं लेनी है। ये अप्रोच अपने आप आपके रिस्क को कम और रिटर्न को बेहतर करता रहता है। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, टैक्स और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो बनाना सिर्फ आधा काम है, उसे मेंटेन करना असली टास्क है। देखिए, इन एक्शनेबल स्टेप्स को फॉलो करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने रिस्क लेने की क्षमता को पहचानें, फिर अपना आइडियल एसेट एलोकेशन तय करें, कुछ चुनिंदा बेहतरीन फंड्स चुनें और पूरे अनुशासन के साथ सिस्टमैटिक तरीके से यानी एसआईपी के जरिए निवेश करते रहें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी स्टेप है अपने पोर्टफोलियो को लगातार मॉनिटर करना और उसे समय समय पर रीबैलेंस करना, ताकि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल से कभी ना भटकें। मुनाफे की बात हो और टैक्स की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। खासकर अप्रैल 2023 के बाद हुए बदलावों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब डेट फंड्स पर से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और इंडेक्सेशन का फायदा हटा लिया गया है। इसका मतलब है कि अब डेट फंड से होने वाले मुनाफे पर सीधे आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। पोर्टफोलियो बनाते हुए इन टैक्स रूल्स को दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा क्रूशल है, वरना टैक्स की मार आपके रिटर्न्स को काफी कम कर सकती है। और हाँ, एक और अहम बात, रीबैलेंसिंग। चूंकि शेयर बाजार और डेट बाजार अलग अलग स्पीड से भागते हैं, तो कुछ समय बाद आपका ओरिजिनल बैलेंस बिगड़ ही जाता है। इसलिए सालाना रीबैलेंसिंग ये पक्का करती है कि आपका पोर्टफोलियो अनजाने में ही बहुत ज़्यादा रिस्की या बहुत ज़्यादा सेफ ना हो जाए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, जब भी किसी एसेट का एलोकेशन अपने ओरिजिनल टारगेट से 5% से ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो उसे एडजस्ट कर लीजिए। जो हिस्सा बड़ा है वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और उसे दूसरे सस्ते हिस्से में डाल दीजिए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर हमें और आपको गहराई से सोचना चाहिए। क्या आपके पोर्टफोलियो में मौजूद फंड्स वाकई एक टीम की तरह आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या बस एक दूसरे का रास्ता काट रहे हैं? सही मायने में डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ फंड्स की भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा तालमेल बिठाना है जो हर मौसम में आपके पैसों को सुरक्षित और मजबूत रखे। हमेशा याद रखिए, निवेश में कामयाबी चीजों को उलझाने में नहीं, बल्कि उन्हें सिंपल और बैलेंस रखने में है। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।